लेकिन भारत में राज कर रही पार्टी को इसका थोड़ा अंदाजा भी नहीं था। मतलब सीधा लोकतंत्र पर प्रहार करता है। कि जिस लोकतंत्र को हम त्योहार के तौर पे मनाते हैं और संविधान को धार्मिक ग्रंथ की तरफ पूजते, अब आपको ऐसे गुंडों से मिलवाते हैं जिसकी वजह से लोकतंत्र और पूरा अपोजिशन परेशान है। 30 अगस्त 2025 संसद के मानसून सत्र का 20वीं बैठक का दिन था। दोपहर 2 बजे पोस्ट लंच सेशन, जिसे लेजिस्लेटिव बिजनेस आवर भी कहते हैं, की शुरुआत होती है। मार्शल द्वारा लोकसभा स्पीकर की आने की उद्घोषणा की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। लेजिस्लेटिव बिजनेस आवर वो आवर होता है जिसमें बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है या बिल पर चर्चा की जाती है या फिर बिल पेश किया जाता है। 2:21 पर सभापति द्वारा आइटम नंबर 20, 21 और 22 पर बोलने की इजाजत दी जाती है और अमित शाह द्वारा संसद में बोलना शुरू किया जाता है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पार्लियामेंट में 130वें संविधान संशोधन बिल के साथ 2 अन्य रिलेटेड बिल भी पेश किए जाते हैं। अब होना क्या था, संसद में हंगामा होने लगता है। ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। विपक्ष के नेताओं द्वारा सवाल खड़े किए जाते हैं। विधेयकों को वापस किया जाए। What is the emergent need of having such a big principle of the constitution of this country? नेतागण अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। इतना शोर सुन के हमारे भी कान पक जाते हैं और संसद में युद्ध जैसे हालात देख के हम भी अपना टेलीविजन बंद कर देते हैं। कुछ समय बाद जब टेलीविजन चालू करते हैं और एक न्यूज चैनल लगाते हैं तो रोज की भांति वहां सरकार का गुणगान हो रहा था और एंकर द्वारा विपक्ष से ही सवाल किया जा रहा था और पता चलता है युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन के ध्वज को फाड़ के फेंक दिया गया है और घोरों के डायरेक्शन को घुमा दिया गया है। हमारा भी मन किया इस पर शोध करने का, www.hformula के साथ PPF की गहराई तक जाने का। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तब तक कंटेंट बनाने में भी मजा नहीं आता है। और कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से हमेशा रूबरू हो सके। 130वें संविधान संशोधन बिल लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जहां ये एक सवाल बना हुआ है तो जवाब भी है केजरीवाल। हम आपको पूरी बात बताएंगे, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बनाए रहना पड़ेगा। दरअसल 21 मार्च 2024 को राजनीति के गलियारों में हलचल मच गया था। इन द डार्क नाइट आफ्टर 9 o'clock ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए थे जो अपने पद पर रहते हुए जेल गए थे। भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तार हुए ये वही केजरीवाल थे जिनकी राजनीतिक शुरुआत भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक की वजह से हुआ था। मतलब ये बात कितनी अजीब लगती है कि कोई भ्रष्टाचार की वजह से राजनीति में आया और उसकी गिरफ्तारी भी भ्रष्टाचार की वजह से ही हुई। केजरीवाल द्वारा जेल में 177 दिन बिताए गए। इस बीच उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा और जेल से ही सारा कामकाज किया। राजनीति इतिहास में ये पहली बार हो रहा था जब कोई मुख्यमंत्री जेल से ही सत्ता चला रहा था। जेल में डॉक्यूमेंट स्कैन होकर जा रहे थे, तब डॉक्यूमेंट पे साइन करने की इजाजत दी जा रही थी और अधिकारी की भी तलाशी ली जा रही थी। तिहाड़ जेल अब सीएम ऑफिस बन गया था क्योंकि केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही बंद किया गया था। केजरीवाल की एक जिद थी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। एक डर था अगर सत्ता किसी और के हाथों दिया तो पार्टी बिखर जाएगी और जनता हमें दोषी मानेगी। साथ में राजनीति के गलियारों में ये भी बात चल रही थी कि केजरीवाल अपने पत्नी को मुख्यमंत्री पद देंगे, लेकिन एक डर उनके मन में ये भी था कि अगर लालू यादव की तरह सत्ता अपने वाइफ को दिया तो परिवारवाद का आरोप लगेगा और राजनीति में जब परिवारवाद का आरोप लगता है तो पार्टी का हाल आरजेडी और कांग्रेस की तरह रह जाती है। ये मार्च 2024 की बात है जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे। उस वक्त लोकसभा इलेक्शन पास में था और विधानसभा इलेक्शन महज 1 साल बाद। ऐसे में इस्तीफा देना मतलब बीजेपी के आगे झुक जाना और बीजेपी को दिल्ली के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे देना। उस वक्त लोकसभा इलेक्शन के लिए एनडीए की तरह ही इंडिया ब्लॉक बना था और केजरीवाल इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरों में से एक थे। पंजाब और दिल्ली में इनकी अच्छी पकड़ थी, साथ में हरियाणा, गुजरात, वेस्ट यूपी, इन सब जगहों पर भी केजरीवाल पॉपुलर थे और अगर केजरीवाल की छवि अच्छी रहती तो इन सभी जगहों पर इंडिया ब्लॉक को फायदा पहुंच सकता था। शायद इसलिए लोकसभा इलेक्शन के पहले केजरीवाल को गिरफ्तार कराया गया होगा। मार्च की गिरफ्तारी के साथ ही
जेपी नड्डा, अमित शाह और ना जाने कितने बीजेपी लीडर्स के द्वारा संविधान के हर पेज खंगाल लिया गया होगा, लेकिन संविधान के कानून में कहीं भी जेल में रहकर आप सत्ता नहीं संभाल सकते इसका जिक्र तक नहीं था। और यही कारण था कि यहीं से 130वें संविधान संशोधन की नींव लिखी जाने लगी। 25 मई को दिल्ली में लोकसभा के 7 सीट के लिए मतदान होना था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में उनका इस्तीफा ना देना सरकार को डरा रहा था। नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की जा रही थी। अंबेडकर के 4 नवंबर 1948 में दिए गए संवैधानिक नैतिकता का उदाहरण दिया जा रहा था। हंसी आती थी ये सुन के कि जो सत्ता में बैठ के नैतिकता की धज्जियां उड़ाते हैं वो खुद नैतिकता की बात कर रहे थे। ये बातें पूरा इंडिया के जनता को भी समझनी चाहिए कि राजनीति ऐसी चीज है जहां कोई दूध का धुला नहीं होता। नैतिकता की बात तो सभी पार्टी करते हैं, लेकिन उस पर खरा कोई नहीं उतरता है, चाहे रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन। सभी पार्टियों में विधायक से लेके सांसद तक दागी मिल जाएंगे आपको। अब तय कीजिए राजनीति में किसके पास नैतिकता है। आई थिंक किसी के पास नहीं। अब जब किसी के पास नैतिकता है ही नहीं तो केवल केजरीवाल से नैतिकता की बात क्यों की जा रही होगी। समझिए राजनीति को, बस मामला फायदा और नुकसान। हालांकि दिल्ली के सभी सीट्स बीजेपी के खाते में गए, लेकिन तब भी ये मुद्दा चर्चा का विषय रहा कि क्या कोई जेल से सत्ता संभाल सकता है। कोई ऐसा कानून नहीं जो पद से हटा सके। यही सवाल अमित शाह को 130वां संविधान संशोधन बिल लाने पर मजबूर कर देता है। अब ये डर था या सच में इस कानून की जरूरत थी, मैं भी इस पर विचार करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि भारत के लोग न जाने कितने कारणों से परेशान हैं। उनके लिए संविधान संशोधन पर विचार भी नहीं किया गया, लेकिन एक केजरीवाल जिसके वजह से पूरी रूलिंग पार्टी परेशान रही, उसके लिए संविधान बदला जाने लगा। इसके पहले कुछ ऐसे नेता हुए जिन्होंने जेल में रहकर मंत्री पद नहीं छोड़ा, जिसमें से आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जो 9 महीने जेल में रहकर ही मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, डीएमके के सेंथिल बालाजी जो लगभग 8 महीने तक जेल में रहकर मंत्री पद पे बने रहते हैं, उसके बाद इस्तीफा देते हैं। लेकिन ये दोनों अपवाद केजरीवाल का इस्तीफा ना देना देश का ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया के भी कवरेज में था, और इंटरनेशनल मीडिया भारत के लोकतंत्र पे सवाल भी खड़े कर रहे थे। लेकिन भारत में राज कर रही पार्टी को इसका थोड़ा अंदाजा भी नहीं था कि विदेश में हमारी बेइज्जती हो रही है। जिस लोकतंत्र की वजह से भारत को जाना जाता है, उस लोकतंत्र पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 130वां संविधान संशोधन बिल कहता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री किसी गंभीर आरोप जिसमें मिनिमम 5 साल तक का सजा या उससे ज्यादा का सजा का प्रावधान हो, पद पर होते हुए 30 दिनों तक जेल में रहता है और राज्यपाल को त्याग पत्र नहीं देता है, तो 31वें दिन ही वो ऑटोमेटिक अपने पद से निष्कासित हो जाएगा। ये प्रावधान केंद्र और राज्यों के मंत्रियों पर भी लागू किया गया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने खुद को इसमें शामिल किया। आर्टिकल 75, 164 और 239 AA में नया उपखंड जोड़ा गया। अगर ये संविधान संशोधन बिल संसद से पास होकर कानून बन गया तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि भारत देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री भी हुआ जो संविधान संशोधन का कारण बना। मुझे बताइए, जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? नहीं भेजते, इन्होंने जबरदस्ती भेजा था। क्योंकि 20 अगस्त 2025 को संसद में इंट्रोड्यूस कराया गया संविधान संशोधन बिल केजरीवाल के जेल सत्ता की ही उपस्थिति। फिलहाल ये संविधान संशोधन बिल जेपीसी में है। ये संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। इसमें कुल 31 सदस्य हैं, जिसमें से केवल बीजेपी के ही 21 सदस्य हैं, बाकी अन्य पार्टियों के। कांग्रेस और कुछ पार्टीज है जिसने इसका विरोध किया है और वह कमेटी का हिस्सा नहीं है। मानसून सत्र के बाद अब संसद का शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो चुका है। जेपीसी के पास ये बिल विचाराधीन है। अब देखना है कैसे बीजेपी 2/3 बहुमत लेकर इसे पास करवाती है, क्योंकि 2 दिसंबर को राजनाथ सिंह ने पटेल सभा को संबोधित करते हुए साफ साफ बोला है कि 130वां संविधान संशोधन बिल बीजेपी के लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसे संसद में पास कराना है। लेकिन राजनाथ सिंह का इसके लिए मुंह अभी तक नहीं खुला होगा कि गलवान में आतंकवादी कैसे घुसे। अब मुद्दा से भटकने से अच्छा पक्ष और विपक्ष की राय जान लेते हैं। 130वें संविधान संशोधन बिल पर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। जहां रूलिंग पार्टी बोलती है कि जेल में रहकर मंत्री पद पे बने रहना या सत्ता संभालना हमारे देश में एक ट्रेंड बन गया है, जो लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। देश के लोगों और इंटरनेशनली हमारे लोकतंत्र को लेकर अच्छा संदेश नहीं जाता है, और पहले कोई ऐसा कानून नहीं था। अब ये कानून अपराध करने वाले नेताओं को अपराध करने से रोकेगा, और ज्यादातर मंत्री भ्रष्टाचार को लेकर जेल जाते हैं, तो ये कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कानून है। ये ट्रेंड शुरू कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे।
ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? लेकिन इस 130वें संविधान संशोधन बिल के पीछे एक बड़ा साजिश भी दिखता है, जो विपक्ष को कमजोर कर देता है, राज्यों के अधिकार को कम करता है, सत्ता परिवर्तन कराने में मदद करता है, जोर तोड़ की राजनीति को और प्रबल बनाता है, चुनाव को प्रभावित करता है और आर्टिकल 21 का अवहेलना करता है। मतलब सीधा लोकतंत्र पर प्रहार करता है। The new bill that the BJP is proposing, we are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. आप जहाँ सरकार नहीं बना पाओगे, चुनाव नहीं जीत पाओगे, वहाँ टॉपल कर दो। It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people. अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, अनडेमोक्रेटिक बिल, ये पूरा गणतंत्र का लोपाट कर देंगे। हमारी पार्टी का मानना यह है कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का, और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीजें उसके खिलाफ हैं। ये ऑपोजिशन के ऐसे सवाल हैं जो हमें भी मजबूर करते हैं ये जानने के लिए कि ये कैसे संभव है। अभी हमारे मूवी का इंटरवल है। आप हमारे फिल्म के पात्रों को पहचान ही गए होंगे। अब आपको ऐसे गुंडों से मिलवाते हैं जिसकी वजह से लोकतंत्र और पूरा ऑपोजिशन परेशान है। ईडी और सीबीआई। 2022 में द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा एक रिपोर्ट में यह पता चला कि 2014 से 2022 तक में ईडी द्वारा जितने भी केस किए गए थे उसमें से 95% केस सिर्फ विपक्षी दलों के थे। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुल 121 केस में से 115 विपक्षी नेताओं के केस हैं। ये डाटा साबित करता है कि कैसे ईडी द्वारा विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। 2014 से 2025 में अब तक 198 राजनेताओं पर ईडी द्वारा केस रजिस्टर किया गया है, जिसमें से ज्यादातर नेता हैं जो विपक्ष से हैं। 2014 से अगस्त 2025 तक 12 मंत्रियों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। ऐसे में विपक्षी दलों का डर जायज भी है, क्योंकि ये संविधान संशोधन हो जाता है तो विपक्षी मंत्रियों को निशाना बनाया जा सकता है ताकि सरकार को कमजोर किया जा सके। इन सारे मंत्रियों की गिरफ्तारी के समय पर भी सवाल है, क्योंकि ज्यादातर मंत्रियों की गिरफ्तारी तब की गई जब या तो विधानसभा के इलेक्शन होने वाले थे या फिर लोकसभा के इलेक्शन होने वाले थे। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल ही है, जिनको लोकसभा इलेक्शन के महज कुछ ही दिन पहले गिरफ्तार किया गया। ये सारी गिरफ्तारी चुनाव को प्रभावित करने का साजिश को दिखाती है। हमारी जुबान फिसल जाए तो हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि जिस लोकतंत्र को हम त्योहार के तौर पे मनाते हैं और संविधान को धार्मिक ग्रंथ की तरफ पूजते हैं, उसी लोकतंत्र का दुरुपयोग अगर हो रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि हमें भी इस पर चर्चा करनी चाहिए। 2013 के सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश RM लोरा ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया था, जो अपने मालिक की आवाज में बोलता है। ये स्टेटमेंट फेडरल प्रूव एजेंसीज के दुरुपयोग को लेकर दिया गया था। मतलब चाहे यूपीए सरकार हो या एनडीए, जिसके भी हाथ में सत्ता की चाबी आई है, उन्होंने इसके दुरुपयोग किए हैं। 130वां संविधान संशोधन इन दुरुपयोगों को और ज्यादा प्रभावी बना सकता है। कैसे, ये आपको भली भांति मालूम होगा। हमारी कोशिश रहेगी ईडी और सीबीआई पे एक अलग से वीडियो आपके भी चलाने की, ताकि हम इनकी पूरी दुरुपयोग की सच्चाई आपको बता सके। क्योंकि 130वें संविधान संशोधन के मुख्य पात्र ईडी और सीबीआई वाले ही हैं, इसलिए इनके बारे में थोड़ा बताना जरूरी है।